नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का क्लास हमारा फिर से एमसीक्यूज़ क्लास होने वाला है, जो कि हमारा बीएसएफ में पूछे गए सवाल को हम देख रहे हैं ना। बीएसएफ में जो भी सवाल हमसे पूछे गए थे, किस तरीके से सवाल बन रहे हैं और किस तरीके से अब सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे हम समझेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे कि अब हमें पढ़ने का तरीका कैसे चेंज करना है। लेवल अप हो चुका है थोड़ा सा, तो सवाल थोड़ा सा डीप लेवल पे पूछे जा रहे हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे और देखते हैं सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। सुकून से और आराम से पढ़ना ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके। सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? पहला सवाल पूछ रहा है, इन द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ। हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है आप लोगों के लिए। मानव लसिका तंत्र में प्लीहा को कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये सवाल पूछा है आपके कहाँ से? एनाटॉमी से। इतना समझ में आ गया कि एनाटॉमी से पूछा है और आपके लिम्फेटिक सिस्टम में पूछा है, वो भी आपके स्प्लीन से। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जब हम देख लेते हैं, अभी हम सब पे बात करेंगे, फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन हम कर देते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या है, इसके पार्ट्स में जो लिम्फ ऑर्गन आते हैं, है ना। लिम्फ ऑर्गन वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। लिम्फ ऑर्गन में हम इनको दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी में कौन कौन से आ जाते हैं? बोन मैरो, और उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? थाइमस। ठीक, उसके बाद सेकेंडरी में आपके आ जाते हैं कौन से? लिम्फ नोड, और उसके बाद आपका स्प्लीन। तो इस तरीके से ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स आ जाते हैं। तो क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में आपका लिम्फ शब्द आ रहा है, मतलब लिम्फोसाइट जुड़ रहा है, मतलब कि आपका ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बॉडी को। सिंपल है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके आते हैं बॉडी के अंदर, तो उनसे ये लड़ने का काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके सारे जो ऑर्गन्स हो जाते हैं वो बोन मैरो भी आ जाता है, थाइमस भी आ जाता है, और लिम्फ नोड और स्प्लीन। सिंपल, ये सब मिल जाते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। बोन मैरो क्यों? क्योंकि ब्लड जब आप पढ़ते हो तो ब्लड का फॉर्मेशन, ठीक है, और कुछ लिम्फोसाइड जो होते हैं वो थाइमस में आपके क्या हो जाते हैं? मैच्योर होते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है। टी लिम्फोसाइड जो होते हैं थाइमस में, ग्लैंड्स में क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, प्रोड्यूस तो होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। और कुछ जो है बोन मैरो, जैसे बी लिम्फोसाइड हैं, बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं आपके, ठीक। और यहाँ पर तो ये ब्लड में हमने सारा चीज़ पढ़ लिया। उसके बाद सेकेंडरी आपके कौन से हैं? लिम्फ नोड और स्प्लीन। तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो सिंपल है, स्प्लीन से आपको सवाल पूछा था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। तो अब जो आपके ऑप्शन में है, सिंपल है, ये आरबीसी है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दिया है डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइड और लिम्फ नोड। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे सारे ऑप्शन के बारे में। जब आप आरबीसी देखते हो तो आरबीसी में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो आप? सिंपल देख लो। अभी हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम फिर से इसको समझाएंगे आपको। लिम्फ नोड जब हम बताएंगे तो इसको डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर, अभी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आरबीसी आप किस में पढ़ते हो भाई? ब्लड में, है ना। ब्लड जब आप पढ़ते हो तो ब्लड के कंपोनेंट्स आप पढ़ते हो, क्या क्या चीज़ें हैं? दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एक तो होता है आपका ब्लड सेल्स, है ना, और दूसरा होता है आपका कौन सा? प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में आप कितना परसेंट देखने को मिलता है? ये 45% कई बार पूछा जाता है, और उसके बाद ये 55%। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं शॉर्ट में। तो अब ब्लड सेल्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन है और सबका एक जीवन काल है। मतलब कुछ समय के बाद इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है या मौत हो जाती है, ये आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो। तो आरबीसी यहाँ पर आपको पूछा है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? तो स्प्लीन है। सिंपल, आपको पता चल गया। अब आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 डेज है। कई बार ये पूछा भी जाता है। तो 120 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। तो खत्म होगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ इसमें से निकलेंगे? तो आरबीसी सिंपल है भाई। आरबीसी आपका क्या है? एरिथ्रोसाइट बाइकॉन्केव शेप का होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होता है क्या? हीमोग्लोबिन आपका, ठीक। हीमोग्लोबिन, और मेन फंक्शन इसका क्या है? आपके गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई हीमोग्लोबिन जो आपके रेड बोन मैरो से आरबीसी बनते हैं, लाइफ स्पेन हमने बता दिया आपको। और एरिथ्रोपोइसिस हम उस पर नहीं जा रहे हैं। एरिथ्रोपोइसिस में सबसे मेन एम जो है विटामिन बी 12 फॉलिक एसिड जरूरी होता है। तो ये आप जनरल नॉलेज याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब इसका होता है क्या? हीमोलाइसिस। क्या होता है? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है इसका टूटना, ठीक है।
तो आरबीसी का टूटना या आरबीसी जब टूटता है तो फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं उनसे और माइक्रोफेजेस होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, है ना। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, आपका स्प्लीन के अंदर होता है ना। बोन मैरो में भी देखने को मिलता है, लिवर में भी, लेकिन हम स्प्लीन की मेन बात कर रहे हैं, स्प्लीन में होता है। 120 दिन बाद आरबीसी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के टूटेगा और आयरन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप लोग पढ़ते होंगे, और उसके बाद ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है, और आपका हीम, ठीक है। तो आयरन और ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है भाई, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, लेकिन हीम जो है ये बिलिरुबिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जाता है ना, बिलिरुबिन, और आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर के कहाँ पहुँच जाएगा, सीधा लिवर में, ठीक है। और लिवर में कॉन्जुगेट होकर के आपके फीसेस और आपके यूरिन के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया, है ना। इतनी सारी घटनाएं जो है आपका इसके अंदर होता है। और एक सवाल मैं आपको पूछूंगा, वो आप बता देना, जो आप हीमोग्लोबिन पढ़ते हो ना, आज सवाल पूछा जाता है कि आयरन जो होता है वो कितना ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो ये आपका एक सवाल है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और जवाब इसका दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं WBC की, ठीक है। WBC की जब आप बात करते हो तो WBC में आपको दो चीज़ें देखने को मिलता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या है भाई, इसमें तीन है आपके, तीन कौन कौन सी चीज़ हैं जो आप पढ़ते हो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट में। इसमें आपका है तीन, जो फिल वाले हैं वो सारे के सारे न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल और आपका बेसोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट में साइट वाले हैं, कौन कौन से, मोनोसाइट और उसके बाद लिम्फोसाइट, यही है ना। तो ये सारे के सारे आपके कौन से हो गए, WBC। इनका मेन काम क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ना है। इनका जीवन काल एवरेज अगर WBC का कोई अगर पूछे 12-15 दिन आप मान सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनका लड़ने भड़ने का ही काम होता है, इसलिए सेना की तरह है, मौत भी इनका होते रहता है ना। उसके बाद आप आ जाओगे इसमें क्या, लिम्फोसाइट में, है ना। लिम्फोसाइट यहाँ पर दिया है, WBC के हम डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी, ब्लड में पढ़ लिए हैं। इसमें आपका आता है कौन सा, लिम्फोसाइट, है ना। तो लिम्फोसाइट, इनके परसेंटेज पूछते हैं, सबके याद कर ले, अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो ऑप्शन है केवल थोड़ा थोड़ा उनको रिवाइज करके आपको चलते चल रहा हूँ। तो ये जो होते हैं आपका लिम्फोसाइट, है ना। तो इसमें कुछ ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, ये कहाँ पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ सर्कुलेट होते हैं लिम्फोसाइट, और कुछ जो है कहाँ पर सर्कुलेट होंगे भाई, ये लिम्फेटिक जो हमने पढ़ा है अभी, है ना। तो लिम्फेटिक टिश्यूज़ में जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम में आप पढ़ते हो वहाँ पर ये सर्कुलेट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिम्फोसाइट आपके मेन है आपकी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, कौन सा, लिम्फोसाइट, ठीक। अब जब लिम्फोसाइट हम पढ़ते हैं, दो तरीके के आपको देखने को मिलता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट, है ना, बी और टी। बी लिम्फोसाइट जो है आपके बोन मैरो में देखने को आपको प्रोड्यूस मिलेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ये बी लिम्फोसाइट, है ना, बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट जो है आपके बोन मैरो में तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये थाइमस ग्लैंड्स में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं आपके कौन से, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, एक सप्रेसर होता है, हेल्पर होता है, मेमोरी होता है, साइटोटॉक्सिक होता है, अलग अलग, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, केवल शॉर्ट रिवीजन आपको करा दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गया। उसके बाद हम जब लिम्फ नोड, अगला ऑप्शन क्या है आपका, लिम्फ नोड, शॉर्ट में हम रिवीजन कर दे रहे हैं। अगला है आपका कौन सा, लिम्फ नोड, है ना। तो लिम्फ नोड जब आप देखते हो तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स इस तरीके से, तो ब्लड वेसल्स पूरे आपके बॉडी के अंदर क्या है, सर्कुलेट होते हैं, है ना, सब जगह ब्लड की सप्लाई होती है। उसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, कौन से, लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स का काम क्या होता है, इसमें लिम्फ जो होगा अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाएगा, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स लड़ने का काम है, तो इस तरीके से पूरे ब्रांचेस में ये फैले रहते हैं। और इन लिम्फेटिक वेसल्स में जो है इस तरीके से गठान देखने को मिलता है। ये गठान जो होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू से मिलकर के बनते हैं, किससे, लिम्फॉइड टिश्यू। तो लिम्फॉइड शब्द आया है मतलब लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फोसाइट, है ना। तो इन गठानों को हम लिम्फ नोड बोलते हैं, और यही हैं जहाँ से, यहाँ से अगर कोई चीज़ पास हो रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल, तो इनको ये इंगल्फ करने का काम आपका करता है, कौन सा, लिम्फ नोड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। अभी हम पूरा डिटेल में उसको पढ़ नहीं रहे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और यही सवाल आपको पूछा था, है ना। और RBC से लेकर के आपको सवाल पूछा था, बाकी चीज़ें आपको पता है डिटेल में, कई बार आप लोगों ने
पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, ये सवाल आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा हम रिवीजन कर दिए हैं बाकी चीज़ों को, जल्दी जल्दी डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक, नहीं तो पूरा ब्लड का चैप्टर ही हो जाएगा ब्लड पढ़ाने अगर बैठ जाएँ तो ये था पहला सवाल हमारा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सवाल कहाँ से और कैसे बना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम अगले सवाल। अब देखिए आपसे अगला सवाल क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अच्छी चीज़ है कि आपको ये फुल फॉर्म दे दिया है ना। टर्मिनेशन का ही मतलब होता है टर्मिनेट करना, है ना, प्रेगनेंसी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP शॉर्ट फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन या MTP की एक विधि नहीं है। इसका मतलब सिंपल, इसको जो है आप एबॉर्शन के नाम से जानेंगे। डिटेल में हम इसकी प्रोसीजर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे आइडिया है नहीं कि यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको डिटेल में समझना है प्रोसीजर, ये सवाल, अब आप बोलोगे ये सवाल सर कहाँ से पूछा है ना। देखने से आपको लगेगा कि ये आपके BMLT के किसी भी सिलेबस में या DMLT के सिलेबस में हमें देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है। तो कायदे से आप देख लोगे तो इसको या तो आप MBBS लेवल के सवाल बोल सकते हो, या फिर आप इसको नर्सिंग, है ना, नर्सिंग वाले भी मेरे ख्याल से पढ़ते होंगे, मुझे तो आइडिया है नहीं, क्योंकि एबॉर्शन वाला पार्ट जो है हमने BMLT के सिलेबस में नहीं देखा है, लेकिन आपको ये सवाल पूछा है BSF में। सिंपल, ये सवाल समझ में आ गया आपको। तो इसमें से सिंपल आपसे ये पूछा है कि एबॉर्शन की जो प्रोसीजर होते हैं, है ना, मुख्य तौर पर आपको देखने को मिलता होगा एबॉर्शन में, एक होता है कौन सा, मेडिकल एबॉर्शन, है ना, और दूसरा आपको देखने को मिलता है सर्जिकल, यही है। तो ट्राइमेस्टर के आधार पे होता है, हम डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। मतलब ट्राइमेस्टर आप समझो कि कितना वीक हो चुका है ना गर्भ धारण किए हुए, उस केसेस में क्या होता है, उसको कंप्लीट क्लियर और क्लीन करना रहता है, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक, अगर आपको डिटेल में जानना है आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब में मेरे ख्याल से मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता प्रोसीजर पूरा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर बहुत सारे एक्ट्स हैं, इनके ऊपर नियम कानून लागू होता है, लीगल इलीगल क्या होता है, वो सारा चीज़ आप PDF पढ़ना आपको मिल जाएगा ही, है ना। मेडिकल MTP के आप लीगल जो PDF होता है वो आप देखना एक बार, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो डिटेल में इसके बारे में जानना, क्योंकि अब आ गया है तो भाई एक बार पढ़ ही लेना। ठीक है, तो कुछ पिल्स होते हैं उसके द्वारा भी इसको संपन्न कराया जाता है, कुछ अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ट्राइमेस्टर ज़्यादा है, तो सर्जिकल माध्यम से भी उसको किया जाता है। ये मुख्य तौर पर, मोटे मोटे तौर पर ये देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डायलिटेशन एंड कार्टेज, उसके बाद दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद कॉन्डोम, उसके बाद वैक्यूम एस्पिरेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ तो आपके इसके प्रोसीजर के नाम हैं जो कि यहाँ पर दिए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यूट्यूब गाइडलाइन के आधार पे है या नहीं मुझे नहीं पता, है ना, प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना। तो अगर आपको जानना है तो फिर बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं सर्च करके। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। आपसे नॉट पूछा था, है ना, तो कॉन्डोम का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है आपके इस एबॉर्शन के प्रोसीजर में या MTP के प्रोसीजर में। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है आंसर में। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आप सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला है टेलीग्राम पर भी कि अब तो लेवल इतना हाई कर दिया है कि हर तरीके से कहीं से भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना, जो आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो इस तरीके से सवाल पूछा है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर कॉमन सेंस के तौर पे देखते तो एबॉर्शन अगर आपके समझ में आ गया होता तो इसका तो कोई रोल है नहीं, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सिंपल दे दिया है, तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर कर सकते थे। तो कॉमन सेंस भी अब लगाने की ज़रूरत है, बेशक आपके वो सिलेबस में है या नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता है ना। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं, चलो उसी के बारे में है ना। मिसकैरेज अगर हो जाता है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, तो उसको क्लीन करने के लिए ये प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर यूट्रस के अंदर कोई टिश्यूज़ अगर पड़े हुए हैं, पूरा क्लीन आउट नहीं हुआ है, तो उसके लिए प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है अलग अलग, ताकि शरीर में कोई भी नुकसान ना हो। ठीक, अब देखो ये जो थर्ड सवाल है, पढ़ के देखो, मज़ेदार सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन आर्टरी इन द ह्यूमन हार्ट इज नॉट करेक्ट, है ना। ह्यूमन हार्ट के अंदर या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप आर्टरी पढ़ते हो, ये भी सवाल आपके एनाटॉमी का है ना।
तो वो भी सवाल एनाटॉमी से आप उसको ले सकते हैं, लेकिन सर्जिकल पार्ट दिया है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल आपके एनाटॉमी से पूछा है और आपके हार्ट से या ब्लड है ना सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछा है। इतना तो समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर आर्टरी से सवाल पूछा है। तो आप लोग आर्टरी और वेन दोनों चीज़ पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीज़? आर्टरी और वेन दोनों चीज़ें पढ़ते हो, है ना। हमने डिटेल में ब्लड वर्क सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा कुछ आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है। तो ब्लड वेसल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्टरी और वेन आपको देखने को मिलता है, जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करता है। दोनों का अलग अलग काम होते हैं। उसके बाद कैपिलरीज भी होते हैं, आर्ट्रियूल्स भी होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? सवाल ये पूछा है आपको कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके आर्टरी के लिए करेक्ट नहीं है, ये पूछा है ना। करेक्ट नहीं है वो देखना है। तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि भाई आर्टरी और वेन में फ़र्क क्या है। अगर वो आपको पता होगा तब आप बता सकते हैं कि आर्टरी के लिए कौन सी चीज़ सही है या नहीं है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर हम समझेंगे। पहला ऑप्शन दिया है ब्लड फ्लो इज फास्टर, आर्टरीज आर थिक वर्ल्ड, आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमन, आर्टरीज हैव वॉल। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर आप खुद आंसर करेंगे कि करेक्ट आंसर इनमें से क्या है। अब हम आपको बताने वाले हैं आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा खाली पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं आर्टरी और वेन। ठीक है, थोड़ा सा हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको इसमें आंसर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। तो ये जो क्या करता है, ब्लड को आपके हार्ट से पूरे बॉडी के ऑर्गन तक ले जाने का काम आपकी किसका है? आर्टरी का। ठीक है, और वेन का काम है जस्ट उल्टा कर दो, ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को लाने का काम किसका होता है? वेन का होता है। सिंपल, फर्स्ट अंतर आपको समझ में आ गया। अगला है ये, इसमें आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है देखने को मिलता है, एक्सेप्ट जो हमने आपको बताया है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी, है ना। ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने डिटेल में बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। और इसमें आपका इम्प्योर ब्लड, है ना, इम्प्योर ब्लड जो है आपको किस में देखने को मिलता है? वेन में। इसमें भी एक्सेप्ट है पल्मोनरी वेन, मतलब पल्मोनरी वेन को छोड़ दो, उसमें आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिंपल। अगला आपको अंतर देखने को मिलता है, ब्लड जो है इसमें फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा। कैसे होगा भाई? हाई प्रेशर में। कैसे होगा? हाई प्रेशर में। ये आप लिख लेना, है ना, हाँ याद कर लेना। हाई प्रेशर है तो स्पीड भी हाई होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जस्ट अपोजिट कर दो, कैसा होगा? लो प्रेशर। ठीक है, और स्पीड भी कैसा होगा? लो होगा। सिंपल, अंतर समझ में आ गया। अगला, इसमें जब आप जाओगे तो आर्टरी जो होते हैं, आर्टरी कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? डीप में, है ना। आर्टरी आपको ऊपर दिखाई नहीं देते, आप देखने को मिलेगा। तो आर्टरी जो है कैसे होते हैं? डीप में सिचुएटेड रहते हैं। और वेन आपको सुपरफिशियल देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? सुपरफिशियल, है ना। ऊपर ही आपको देखने को मिल जाते हैं वेन। आप वेन से ब्लड निकालते हो ना, है ना, ब्लू कलर के आपको देखने को मिलते होंगे। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं? सुपरफिशियल में ही देखने को मिल जाते हैं। अब अगला अंतर क्या होगा इसमें? वाल इसकी जो होती है, वाल कैसी होती है भाई? थिक होती है एंड टफ होती है। तो ये सब आप याद कर लेना अंतर। और वैन की वाल जो होती है कैसी होती है? थिन होती है और सॉफ्ट होती है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, वाल की बात हो गई। ल्यूमन, ल्यूमन जो इसका रहता है, अभी हम समझाएंगे, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। ल्यूमन जो इसका होता है वो कॉन्स्ट्रक्टेड रहता है, मतलब सिकुड़ा हुआ। थोड़ा सा आप, मैं अभी डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्स्ट्रक्टेड, है ना। उसके बाद इसका जो ल्यूमन है, इसका ल्यूमन वाइड होता है, मतलब फैला हुआ रहता है ना, चौड़ा होता है। सिंपल आप बोल सकते हो, इसका थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहता है। अब इसके वॉल्व्स की बात कर लेते हैं। ये पूछा है ना,
वॉल्स की बात कर लेते हैं तो इसमें होता है अपसेंट। मैंने कुछ वॉल्स बताए थे जो इम्पोर्टेंट हैं, आप मेरे चैप्टर देखना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें आर्टरी में कहाँ वॉल होते हैं वो मैंने आपको बताया था, वो आप एक बार देखना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो कुछ कंसेप्शन तो रहते ही हैं, उनको छोड़ दो आप। और इसमें आपके जो वेन है ना, तो इसमें अपसेंट है, तो इसमें वॉल्व्स जो हैं क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, है ना। इसमें प्रेजेंट होंगे, सिंपल है। वॉल ऑफ वेन्स कंटेन वॉल, है ना। तो इनके वॉल में जो है वॉल्व्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अगला अंतर क्या हो जाएगा, इसका कलर जो होता है कैसा होता है, पिंकिश रेड, ठीक है, डीप में प्रेजेंट होता है। और इसका कलर आपको डीप रेड देखने को मिलेगा या ब्लूइश कलर में, ये तो आपको बाहर से देखने को मिल जाता है, ब्लूइश कलर में आपको देखने को मिलता है। इतने अंतर हो गए। और अगला अंतर क्या हो जाएगा इसमें, अगला अंतर होगा आर्टरी जो होंगे कोलैप्स नहीं होते हैं अगर ये खाली हैं तो, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज के तौर पे है, मैं बताते जा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ इसमें। ये कोलैप्स नहीं होते हैं अगर ये खाली हैं तो, और ये क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे वेन अगर खाली हैं तो, ठीक है। और इनका जो लेयर्स होते हैं आर्टरी के, जो ट्यूनिका मीडिया होता है, ठीक है, लेयर जो होते हैं बहुत थिक होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया, अलग अलग लेयर होते हैं इनके, है ना। तो लेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक रहते हैं। और इनकी लेयर जो होंगी क्या होंगी, थिन होंगी। तो जस्ट अपोजिट है, आप समझ लेना, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बता ही दिया, वो भी आप याद रख लें। तो इतना मोटे मोटे तौर पे अंतर है। और यहाँ पर ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो आप जा करके इनको देख सकते हैं। तो देखो वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो मैंने लिख दिया है। तो ये अलग अलग लेयर्स इनके नाम है ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, अंतर अंदर की लेयर है, बाहर की लेयर आपका ट्यूनिका एक्सट्रीमा, उसके बाद मीडिया बीच का है, और इंटीमा आपका अंदर का है ना, और एंडोथेलियम। तो इस तरीके से आपको ये लार्ज वेन का दिखाई दे रहा होगा इसको, है ना। और ये वेन है पूरा देखने को मिल रहा है। उसके बाद आर्टरी, आर्टरी की भी अलग अलग लेयर है, ये आप देख सकते हो, है ना। तो इसका ल्यूमन देखो आप, ये देख रहे हो, ये ल्यूमन जो है इसका क्या है, बड़ा है ना। और इसका क्या है, छोटा है, देख रहे हो। लेकिन इसकी थिकनेस जब देखोगे तो थिकनेस क्या है भाई, मोटी है थिकनेस ही, है ना। इसकी थिकनेस जो है कम है, इसका अंतर देखने को मिल रहा है। हाँ, ल्यूमन आप फुल बोल सकते हो इसको, है ना। तो इसका बड़ा देखने को मिल रहा है, इसका छोटा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है आर्टरी और वेन। तो इनको अच्छे से भाई याद कर लेना, ये वही चीज़ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है आर्टरी का और वेन का, है ना। और ये कैपिलरीज हैं, आर्टरी और वेन मैंने बता दिया। इसका ल्यूमन देखो, लार्ज ल्यूमन है, मतलब बड़ा। कभी आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर वेन का ल्यूमन के सवाल पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं आर्टरी हमने बड़ा बड़ा पढ़ा है ना, इसकी वॉल जो है थिक होती है। तो ल्यूमन में ऐसा नहीं होगा, ल्यूमन इसका क्या होगा, स्मॉल होगा आर्टरी, है ना। ल्यूमन बड़ा किसका होगा, आपके वेन का होगा। तो ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए कोई भी सवाल पूछ लेता है। बाकी वाल्व्स की बात हमने कर लिया, आर्टरी में नहीं है, वेन में प्रेजेंट। तो ये सवाल आपको पूछा था सिंपल तौर पे, सवाल आपके समझ में आ गया हो। तो आर्टरीज है वाल्व दिया है, तो सवाल क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, करेक्ट क्या नहीं है। तो बाकी सब करेक्ट हैं, ब्लड फ्लो होगा फास्टर स्पीड में, मैंने बता दिया था। आर्टरीज है थिक वाल होता है, ये भी बता दिया। आर्टरीज है नैरो ल्यूमन, है ना। ल्यूमन कैसा होता है, नैरो होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो। ल्यूमन जो है वाइट किसका होता है, वेन का होता है ना। और आर्टरीज है वाल, तो वाल नहीं होता है, तो इसमें नो अगर रहता ना तो ये करेक्ट था। तो बाकी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर का। समझ आ गया, वेरी गुड। फोर्थ नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है, द डिपोजिशंस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स सोडियम यूरेट कॉज विच डिसऑर्डर इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ये भी आपके एनाटॉमी से सवाल है ना। एनाटॉमी से सवाल पूछा है, स्केलेटल सिस्टम से। स्केलेटल सिस्टम हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है ना। आप लोग देख लेना, जॉइंट्स भी पढ़ा दिया है। स्केलेटल सिस्टम से ये सवाल पूछा है, केवल रिवीजन कराया है, जितने लेक्चर आप देखोगे रिवीजन वाले पार्ट हैं, डिटेल में नहीं है, वो रिवाइज वाले हैं, ठीक। यहाँ से आपको सवाल पूछा है और डिसीज से रिलेटेड सवाल पूछा है, सिंपल। हाँ, तो जब भी आप पढ़ोगे, बोन पढ़ो या कुछ भी सिस्टम जब आप पढ़ोगे, तो उसके डिसीज़ वाले जो पार्ट्स आते हैं उनको ज़रूर आप पढ़ना, कंप्लीट पढ़ना, डिटेल में सवाल बनते हैं जो डिसऑर्डर होते हैं, है ना। अलग अलग
जो भी आप सिस्टम पढ़ेंगे सब में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है, चाहे कार्डियोवैस्कुलर पढ़ो, डाइजेस्टिव पढ़ो, है ना, कुछ भी पढ़ लो, यूरिनरी सिस्टम पढ़ लो, सब में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर दिखता है। सवाल पूछा है, यूरिक एसिड क्रिस्टल सोडियम यूरेट का जमाव मानव कंकाल प्रणाली में किस विकार का कारण बनता है? अब ऑप्शन मज़ेदार है। पहला है रिकेट्स, बर्साइटिस, गोट, उसके बाद दिया है आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस। बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला जो रिकेट्स दिया है, रिकेट्स कंडीशन आप विटामिन में पढ़ते हो, तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? लैक ऑफ विटामिन डी, है ना, एंड कैल्शियम भी आप बोल सकते हो। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले बीमारी को क्या बोला जाता है, ये भी एक सवाल बनता है। तो ये आपके रिकेट्स हैं, जिसमें बच्चों में ज़्यादातर अधिकतर देखने को मिलता है। उनके पैर जो हैं एबनॉर्मल रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है ना, फैले हुए रहते हैं अलग तरीके से। डायग्राम आप देखना गूगल में, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका रिकेट्स हो गया। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद दिया है बर्साइटिस, है ना। तो बर्साइटिस जो होते हैं ये जॉइंट्स जहाँ पर रहता है ना, तो सिंपल सा मैं समझा देता हूँ इसको, केवल आप समझ लें है क्या, है ना। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, है ना, कोई आपको जॉइंट से जाए, जैसे आप ये आपके शोल्डर का है, उसके बाद आपका ये आपके नी का है ना। तो यहाँ पर जो बोन्स आकर के जुड़ रहे हैं, दो अलग अलग बोन्स आकर के जुड़ रहे हैं, है ना, और मसल्स आकर के जुड़ेंगे, उनके बीच में एक गैप होता है जिसको बर्सा बोलते हैं, है ना। इसमें अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया, क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन, है ना, तब उस कंडीशन को जो है बर्साइटिस बोलते हैं। अब जैसे घुटने के सामने अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर से आकर के ये फीमर बोन आकर के जुड़ रहा है ना, और नीचे से आपका टिबिया है, फिब्यूला है, देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर आपका बोन दो तरीके से आकर के जोड़ रहे हैं, और इनमें आपको लिगामेंट देखने को मिलता है ना। लिगामेंट एक दूसरे बोन को क्या है? घर्षण प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे एक दूसरे को टकराने नहीं देते हैं, है ना, स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर आकर के मसल्स भी आकर के जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम घुटने की अगर हम बात करें, तो घुटने में दो हड्डी हैं, फीमर टिबिया हमने समझ लिया, बीच में क्या है आपका? पटेला है ना। तो अब इनके बीच में जो है 2-3 सेंटीमीटर नीचे जो है पेस एंसेरिन बर्सा देखने को मिलता है ना, ये देखने को मिल रहा है एंसेरिन बर्सा, ठीक है। और 3 मसल्स के जो मैंने नाम बताए हैं वो मसल्स आप, क्योंकि यार एमबीबीएस लेवल के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वो भी याद रख लेना, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, है ना। सेमी टेंडिनस होता है, सर्टोरिस होता है, उसके बाद ग्रेसिलिस मसल्स होते हैं। तो ये 3 मसल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर गैप जो होता है बर्सा, अगर इनमें मसल्स जो टिबिया के हिस्से में अगर अटैच होते हैं, और इसे पेस एंसेरिनिस बोलते हैं, अगर इनके खाली स्पेस में, है ना, जिसको आप बर्सा बोलते हो, ठीक, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है कई बार बरसा में, तो उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है ना। इसमें सूजन आने के कारण फिर क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है, पेन होगा। तो उस कंडीशन को हम बर्साइटिस बोलते हैं, सिंपल है। तो इस ये भी आपके ऑप्शन में से हट जाएगा, गलत ऑप्शन है आपका कौन सा? बर्साइटिस। अगला है आपका थर्ड ऑप्शन कौन सा? गोट, है ना। अगला ऑप्शन आपका क्या है? तो ब्लड में क्या है आपका? यूरिक एसिड अगर हाई हो गया, किसमें? ब्लड में यूरिक एसिड, तब इस कंडीशन में क्या होगा? जो किडनी होता है ना, ये बनता क्यों है? जो किडनी होगा वो यूरिक एसिड को पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं करता है? फिल्टर नहीं करता है ना। अगर किडनी एबनॉर्मल है, पर्याप्त मात्रा में यूरिक एसिड को फिल्टर करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो स्वाभाविक बात है ब्लड में जो है यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो ये जोड़ों में क्या होगा? धीरे धीरे उसके आसपास जो है ये जमा होकर नुकीले क्रिस्टल बनाता है, जैसे डायग्राम में हम समझेंगे। तो ये जोड़ जैसे हैं, है ना, यहाँ पर। तो ये जमेगा, जमाव जब होगा यूरिक एसिड का नुकीले इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा? फिर ये क्रिस्टल बनाते हैं और दर्द महसूस होता है इससे, है ना, बहुत अधिक मात्रा में पेन होगा। तो इस कंडीशन को जो है हम गोट बोलते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, किसका? आपके क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। उसके बाद ऑस्टियो अर्थराइटिस ऑप्शन दिया है। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। आराम से पढ़ो यार, मज़ेदार तरीके से, ना। उसके बाद
ऑस्टियो यहाँ तक हो गया, इसको हम बोन बोलेंगे। आर्थराइटिस शब्द दिया है, ये जॉइंट्स, और आइटिस ये इन्फ्लामेशन ना, फुल फॉर्म हो गया। बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं उसमें अगर इन्फ्लामेशन है उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलेंगे। तो दोनों बोन्स के बीच में, जैसे इधर से एक बोन आ रहा है ऊपर से, है ना, जैसे हम बोला नीचे से भी एक बोन आ रहा है, तो ये जुड़ रहा है, तो इनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों के बीच में और साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, तो ये बोन डायरेक्ट दूसरे बोन से नहीं अटैच होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, कार्टिलेज की लेयर होती है जो इनको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और आराम से ये एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सिंपल है। तो उम्र के साथ साथ अगर किसी की ज़्यादा उम्र हो गई, ठीक है, ओल्ड एज वाला पर्सन है, तो ज़्यादातर उनमें ये देखने को मिलता है, तो उनमें क्या होगा, धीरे धीरे ये कार्टिलेज क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, है ना। तो घिस जाएंगे तो एक पतली लेयर बन जाती है और डायरेक्ट फिर हड्डियां क्या है, एक दूसरे से टकराने लगते हैं मूवमेंट में, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है, तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। सिंपल है, सारे आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा चारों के चारों ऑप्शन। अब हमारा आज का आखिरी सवाल है 5वां नंबर, है ना। 5वां सवाल भाई क्या पूछ रहा है आपसे, देख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन द कार्डियक आउटपुट डज नॉट डिक्रीज। मतलब ये सवाल आपके एनाटॉमी से है, फिर मैं बोल रहा हूँ, है ना, एनाटॉमी से, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट से सवाल पूछ लिया है। कार्डियक आउटपुट, हार्ट का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता क्या है, ये पंप करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, पंप, सिंपल। जो भी ब्लड, आपके 5 लीटर ब्लड है आपके शरीर में, तो उस ब्लड को पंप करने का काम करता है, और ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड आता है, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा दिया है, ठीक है, डिटेल में हमने बता दिया है। और यहाँ से पूरे ब्लड जो है आपके ऑर्गन में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड आता है ना, और आपके लंग्स में जाते हैं, शुद्ध होता है, फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट उसको पंप करता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए वो कम्प्लीटली पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को जो है हम कार्डियक आउटपुट कह देते हैं, सिंपल अगर साधारण भाषा में बात करें तो। ज़्यादा हम मतलब हार्डली नहीं पढ़ेंगे जो हमारे समझ में ना आए, है ना, हम तो जो वो बात करेंगे जो हमारे समझ में आए, सिंपल भाषा में। समझ आ गया इतना। अगर ये प्रॉपर तरीके से हार्ट आपका पंपिंग की क्रिया नहीं करेगा तो इसका आउटपुट, वही बोलते हैं आउटपुट क्या होता है, प्रॉपर तरीके से उससे हम कितना काम निकलवा पा रहे हैं जो उससे निकलना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का आउटपुट हो। समझ में आ रहा है, हाँ, वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही चीज़ आउटपुट हो जाता है। तो यहाँ पर कार्डियक की बात कर रहा है, तो कार्डियक आउटपुट पंप करने का काम है, तो प्रॉपर अगर नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ज़्यादा कर रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा। दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, दोनों स्तर पे। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उस कंडीशन में आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, है ना, दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो यहाँ पर केवल आपसे स्थिति पूछा है कि कौन सी स्थिति में कार्डियक आउटपुट कम नहीं होता है। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, सिंपल। हाँ, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कार्डियक जो आउटपुट है वो डिक्रीज कब होगा और इंक्रीज कब होगा। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप इसका आंसर दे सकते हो, सिंपल है। अब हम पहले बात कर लेते हैं, पैथोलॉजिकल जो है इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट, वो कौन से कंडीशन में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर इंक्रीज हो रहा है कार्डियक आउटपुट, तो जस्ट अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म में डिक्रीज हो जाएगा, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ऐसे दिमाग लगाया करो, है ना। ये इतना चीज़ आपको याद हो गया। उसके बाद ये आपको फीवर में और बेरी बेरी जैसे डिसीज में आपको ये देखने को मिलता है। और आपका एनीमिया, है ना, लिख देता हूँ, एनीमिया हो गया, है ना, आर्टेरियो वेनस फेस्टुला में आपको देखने को मिलता है, ये आप याद रख लेना। फीवर हो गया, बेरी बेरी हो गया, इसमें आपको ये इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद अब यहाँ पर जो आपका डिक्रीज कंडीशन है, एक तो मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म बोल दिया, उसके बाद और कौन सी कंडीशन है, हाइपोवोलेमिया और आपका हेमरेज, है ना, और आपका कौन सा हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इतने कंडीशन में आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया,
है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में से हट जाएगा। तो डिक्रीज नहीं होता है ये बताना है, मतलब इंक्रीज होने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेमरेज, हेमरेज में डिक्रीज होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन में से हट गया, ठीक। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन दिया हुआ है, तो ये भी आपके ऑप्शन में हट गया। ऑप्शन बचा आपका क्या, एनीमिया, जो कि करेक्ट है। एनीमिया में आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिक्रीज नहीं होता है का उल्टा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज किस में देखने को मिलता है, एनीमिया। समझ आ गया। तो ये थे क्वेश्चंस आज के, जिनको आपको समझना रहेगा डिटेल में। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत डीप जा कर के पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि हमें किस स्तर की पढ़ाई अब करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आपको क्या है, डिटेल में डीप स्टडी करने की ज़रूरत होगा। जो भी सिलेबस आप पढ़ते हो, सिंपल ध्यान रखना, हर बार बताते हैं, उसके टॉपिक को डिटेल में पढ़ो, हिस्ट्री से लेकर डीप लेवल तक जा कर के पढ़ो। अब सवाल उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, है ना, पुराना स्तर ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप पढ़ो, थोड़ा सा डीप में जा कर के पढ़ो, और अलग अलग बुक्स से आप पढ़ो, थोड़ा सा नेट से पढ़ो, इंटरनेट से भी देखो, है ना, गूगल से सर्च करके कुछ पीडीएफ्स मिलते हैं तो उनको पढ़ो, कुछ पीपीटी मिल जाते हैं उनको पढ़ो आप, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। किसी एक बुक से अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा। समझ आ रहा है, हाँ। तो कॉन्सेप्ट अब क्लियर करना है तो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की आपको ज़रूरत होगा इसमें। सिंपल है भाई। हाँ, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर नए टॉपिक के साथ, और अगले जो एमसीक्यूज़ होंगे और वो भी हम लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे, ताकि आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू सो मच।